नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर जो है भूगोल का चल रहा है और भूगोल में लगभग हमारे 3 से 4 क्लासें हो गई। जो हमारी पहले की क्लासेस थी वो था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। तो अभी हम वहीं सियाल, सीमा, नीफे पे ही चल रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी का आंतरिक संरचना। और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अकॉर्डिंग हम भूकंप को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसी के सहारे हम क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? भूकंप। क्योंकि भूकंप के माध्यम से ही पता लगाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि पृथ्वी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो मनुष्य के लिए दृश्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य उसको देख नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना असंभव है। और पहले जैसे कई अध्ययन आए, कई अध्ययनों में पहला अध्ययन था घनत्व के आधार पर, फिर आया दबाव के आधार पर, ठीक है, फिर आया तापमान के आधार पर। तो ये इसके अलग अलग अपने मत थे तीनों के, जो क्या कहते हैं नगण्य साबित हुआ या इसका कोई महत्व नहीं साबित हुआ, या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने में क्या कहते हैं ये उतना कारागर नहीं था। जैसे घनत्व में क्या था, घनत्व में जो सेल थे, सेलों का घनत्व लिया गया, ठीक है। तो जब सेलों का घनत्व लिया गया तो दबाव और क्या कहते हैं तापमान परिवर्तन का अध्ययन किया गया, और इससे पता चला कि जो सेलों का घनत्व होता है वो 3.5 इसका एवरेज निकला, लेकिन पृथ्वी का जो घनत्व था वो 5.5 इसका एवरेज था। तो क्या हुआ, तो आशा ये मतलब प्रतीत हुआ कि जो कि आंतरिक भागों की संरचना है घनत्व के आधार पर वो पृथ्वी के घनत्व से कहीं ज़्यादा सेलों का है। और यही क्या कहते हैं ये फिर नगण्य साबित हुआ, इसको हटा दिएगा। फिर दबाव का अध्ययन आया, दबाव के आधार पर पता किया गया कि जो कोर का घनत्व पृथ्वी का अधिक होता है वो दबाव के कारण है, इसकी अत्यधिक सेलों के दबाव के कारण है ना। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि सेलों की एक अपनी सीमा होती है, एक सीमा के बाद सेलों पे कितना भी दबाव बढ़े लेकिन उसका वजन, उसका भार नहीं बढ़ता है, इसलिए ये भी नगण्य साबित हुआ। फिर टेम्परेचर की बात आई, तो टेम्परेचर में कहा गया कि पृथ्वी के नीचे जाने पर 100 मीटर नीचे जाने पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन कितना नीचे तक, लगभग 1400 मीटर तक हमें ज्ञात हो सकता है, या इसके नीचे तक ज्ञात है, लेकिन उसके नीचे भी पता करना ये असंभव है। इसलिए क्या कहते हैं ये सारे के सारे क्या कहते हैं जो थ्योरी थी इनकी घनत्व की, दबाव की, तापमान की, सारे नगण्य साबित हुए, ठीक है। उसके बाद फिर भूकंप का अध्ययन आया जो अभी नया है, या ये नहीं कह सकते हैं भूकंप का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने में एकदम अस्पष्ट है, हम ये भी नहीं कह सकते। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो अध्ययन क्या कहते हैं थिंकर्स के लेटेस्ट होते हैं वहीं थोड़ा सा विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। नवीन जानकारियां जो होती हैं वो विश्वसनीय होती है। तो हम पढ़ेंगे क्या कि भूकंप के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिली, ठीक। चूंकि ये नवीन है इसलिए क्या कहते हैं थोड़ा सा ये विश्वसनीय है। जब तक इसका खंडन कोई नहीं करता है तब तक यही चीजें चलती रहेंगी। अब भूकंप की तरंगों के अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिली, और पहले तरंगों को, छोटी छोटी चीज़ों को जान लीजिए जो सामने से गुजरेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। जैसे भूकंपी तरंगों के माध्यम से, तो तरंगों के 3 प्रकार हैं, ठीक है। P है, S है, L है। P को प्राइमरी वेव बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव बोलते हैं। S को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। एल को लॉन्ग वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, या फिर एल को ही सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्राइमरी को ही लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वहीं लॉन्ग वेव लिख सकते हो, लंबित तरंगे, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और इसको बोलते हैं लंबित तरंग, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लो ताकि आगे समझने में
आपको मदद मिले। जो क्या कहते हैं ये पी तरंगे होती हैं। पी तरंगे जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है, भूकंपी तरंग चलती है, तो अगर कणों का विस्थापन तरंग की दिशा में होता है, बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है, इनका विस्थापन जो है हिलने डुलने की कला तरंग की दिशा में होता है, तो ये क्या होता है, पी तरंग होता है। लेकिन मतलब क्षैतिज होता है। और अगर कोई तरंग चलती है तो कणों के विस्थापन की दिशा अगर क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर होती है, तो ये तरंग होती है क्या, प्राइमरी सेकेंडरी तरंग होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के सम्मिश्रण से, दोनों के प्रभाव से अगर क्या कहते हैं तरंगे चलती हैं, तो इसका प्रभाव जब इधर भी पड़े, इधर भी पड़े, इधर भी पड़े, इधर भी पड़े, मतलब कोई चीज, किसी चीज को हिलाओ दोनों तरफ से और नीचे से भी उखाड़ के फेंक दो, ये क्या होती है, एल तरंग हो जाती है। मतलब एल तरंगे जो हैं कह सकते हो कि काफी विनाशकारी तरंग होती है, ठीक है। अब ये अपने मन में रखना और पी तरंग, एस तरंग के बारे में थोड़ा सा जान लो। जो पी तरंग होती है वो क्या होती है, पी तरंग जिस माध्यम से गुजरेगी, हमने कहा माध्यम के कण की हिलने की दिशा जो है या दोलन करने की दिशा तरंग के चलने की दिशा में होती है, इसलिए हम इसको पी तरंग बोलते हैं, ठीक, प्राइमरी वेव बोलते हैं। ये सारे माध्यम में चलती है, मतलब ठोस तरल गैस, यही लिख लेना कि ये तरंग जो है सारे माध्यम में चलती है, ठोस तरल और गैस, ठीक है। फिर सेकेंडरी तरंग को हमने क्या बताया, सेकेंडरी तरंग को बताया कि कण तरंग के ऊर्ध्वाधर दिशा में हिलने लगते हैं या दोलन करने लगते हैं, ठीक है। और इसका वेग, पी का वेग अधिक होता है एस के वेग की तुलना में, मतलब एस का वेग थोड़ा सा क्या होता है, पी के वेग से कम होता है। ये सिर्फ गैस और तरल में चलते हैं। दूसरी तरंग जो आपकी थी ये किस में चलती है, गैस और तरल में, ठीक, इसकी जानकारी मिली। लेकिन जो एल तरंगे हैं वो भूकंप मूल से जब भूकंपी तरंग चलती है तो आगे आगे पी चलेगी, क्योंकि पी की गति तेज है, और पीछे पीछे क्या चलेगी, यस चलेगी। और जब भूकंप मूल की उत्पत्ति होती है, ये चीज़ देखना, दोनों को समझ लिए हो ना, पहले समझना, अब यहीं से आपका भूकंप शुरू हो जाएगा। ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। मान लीजिए भूकंप की उत्पत्ति यहाँ हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल। अब यहाँ से उत्पन्न होता है तो आगे आगे मैंने कहा पी चलती है और पीछे पीछे क्या चलता है, ऐसे कुछ तरंगे इस टाइप की चलती हैं, ठीक है, ऐसे ही आगे आगे पी चलती है और पीछे पीछे एस। जब ये तरंगे आती कहाँ है, जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं अधिकेंद्र, सतह पर जहाँ पहली बार भूकंप बनता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर, अधिकेंद्र। यहाँ पे दोनों तरंगे मिलती हैं, तो यहाँ से जो तरंगे फैलना शुरू करती हैं वो मिल के सम्मिलित प्रभाव से चलती हैं, सम्मिलित रूप से, उसी को एल तरंग कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं एल तरंग क्या कहते हैं, विनाशकारी होता है। पी एस तरंगे जब पृथ्वी के अंदर चलती हैं तो विनाश नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के बाहर आती हैं दोनों का सम्मिलित प्रभाव बनता है, लॉन्ग क्या कहते हैं एल वेव बनती है, वैसे ही क्या कहते हैं पृथ्वी पर भारी तबाही होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया। अब इतना समझ में आपको बेसिक मिलेगा कि क्या कहते हैं ये सारी जानकारियाँ अच्छे से जान जाओगे। जैसे हमने बताया कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल बोलते हैं, जहाँ पर तरंगे पहले पहुँचती हैं उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, अधिकेंद्र बोलते हैं। और अधिकेंद्र से तरंगे ऐसे फैलती हैं जैसे किसी शांत पानी में पत्थर मारो तो इस तरह की तरंगे फैलना शुरू करती हैं। इसी तरह से भूकंप भी क्या कहते हैं, भूकंप भी चलना शुरू करता है, ठीक है, एल तरंगे, दोनों तरंगों के मिश्रण के प्रभाव से। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह की कंडीशंस बनती है पी एस वेव। अब लेकिन बात आती है कि भूकंप को आपने जान लिया, लेकिन पी एस एल वेव के माध्यम से कैसे पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हमने पहले आपको बताया कि जो पी तरंग होती है वो ठोस तरल गैस तीनों माध्यम में चलती है, जो एस तरंग होती है वो किस में चलती है, ठोस में नहीं, तरल गैस में चलती है, ठीक है। दो चीजें आपने जान लिया अच्छे से। अब आगे देखिए, एक फिगर बना रहा हूं, इस फिगर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। भूकंप की जो आकृति होती है, वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया कुछ इस तरह का किया। अभी हम आपको 2 दिन से सियाल, सीमा, निफे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए भूकंप यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये भूकंप का फोकस हुआ, पृथ्वी पे पहले यहाँ पहुँचा, ये क्या हो गया, एपी सेंटर बना, ठीक है, और ये फोकस हो गया आपका, ठीक। तो कुछ इस तरह से
बताया गया। ये जहां से उत्पन्न होता है इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते चलना, कुछ इस तरह का है। चूंकि ये ठोस, गैस, तरल तीनों अवस्था में है ना, तीनों अवस्था में है। और ये जो हमारा है क्या है, निफे है, सबसे भारी तत्व है। निफे का मतलब ये ठोस है, इसके ऊपर कहीं तरल होगा। हमने पृथ्वी को कल पढ़ाया था कि क्या कहते हैं, सियाल, सीमा, निफे बताया। जहाँ पे भारी तत्व थे वो कोर में इकट्ठा हो गए, उसके किनारे जो मध्यमवर्ती थे उस तरल भाग में इकट्ठा हो गए, उसके बाद जो ऊपर हुए वो क्या कहते हैं, ऊपर आ गए। जैसे सीमा था, सियाल था, निफे था, ठीक है, ये निफे था। तो इस तरह की चीज़ें बनी। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने था इसको 3 तरह से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे कर दिया, पी तरंगे देखो कहाँ चल रही है, पी तरंगे यहाँ से यहाँ तक चल रही हैं, मतलब 0 डिग्री से लेके 103 तक जो है पी और यस तरंगों का क्षेत्र बोला। क्योंकि ये तरंगे अभी तो दोनों दिशा में चल रही है, क्योंकि ठोस में नहीं चलती है, इसलिए यहाँ पे कौन सी तरंग चलेगी, यहाँ पे तरंग जो चलेगी वो सिर्फ पी ही होगी, क्योंकि पी पूरा आर पार होते हुए गुजर जा रही है ना। जो पी तरंग है आपकी पूरा का पूरा गुजर जा रही है, और यस सिर्फ यहीं तक है। यस का प्रभाव 103 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, क्वेश्चन भी आया है। अभी एक कंडीशंस बनती है यहाँ पे 103 से 143 तक, ठीक है। 103 से 143 डिग्री तक क्या होता है कि किसी भी तरंग का क्षेत्र नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अभी 40 डिग्री का अपवर्तन कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसको इन्होंने क्या बोला, इसको वैज्ञानिकों ने बोला कि भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, कि ये क्या है, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है। और उसके बाद का जो 180 डिग्री तक क्षेत्र बना यहाँ से यहाँ तक, उसको बोल दिया पी तरंगों का क्षेत्र। मतलब पी तरंगे अकेले हर दिशा में चल रही हैं। अब इसको समझ लो पहले, तब अपने आप समझ में आ जाए। जैसे पी और यस की बात करें तो इसका आशय क्या निकला, पी और एस तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो मतलब 0 से 103 डिग्री तक जिन तरंगों का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव बोलते हैं। पी एस तरंगों के वेव का मिश्रण बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों तरंगे यहाँ तक पहुँच रही हैं। लेकिन अब समझने वाली बात, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र आपका है, क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया। तो 103 से 104 तक क्या होता है कि 40 डिग्री का अपवर्तन हो जा रहा है। मतलब कोई भूकंपीय तरंगें इस क्षेत्र में नहीं पहुंच रही है, इसलिए भूकंपीय तरंगों का ये छाया क्षेत्र बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि तरंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ठीक है, केंद्र की ओर, ध्यान देना, तरंग जैसे जैसे केंद्र की ओर आगे बढ़ती है तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर भू पदार्थ होते हैं उनका घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब घनत्व बढ़ता जाएगा तो प्रत्येक बिंदु पर ये जो भूकंपीय तरंगे होते हैं इनका अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर इनका अपवर्तन जैसे ही शुरू हो जाएगा तो भूकंपीय तरंगे क्या होगी, वक्राकार मार्ग द्वारा चलना शुरू कर देंगी। भूकंपीय तरंगे वक्राकार मार्ग द्वारा चलना शुरू कर देंगे। जैसे वक्राकार मार्ग द्वारा चलेंगे तो धीरे धीरे ऐसे मूव करके चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही ये तरंगे मेंटल से कोर में प्रवेश करेंगी, ध्यान देना, ये कोर है, ये मेंटल है, और ये क्या है, क्रस्ट है, ये पृथ्वी की पपड़ी है। जैसे ये भूकंपीय तरंगे मेंटल से कोर में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, मेंटल की तुलना में कोर का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कोर भारी होगा। तो मेंटल की तुलना में कोर का घनत्व ज़्यादा होने से भूकंपीय तरंगों का 40 डिग्री अपवर्तन हो जाता है। इसीलिए ये तरंगे 40 डिग्री मुड़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यस तरंगे यहाँ से गायब हो गई, पी तरंगों की गति तरल में धीमी हो गई, यस तरंगे गायब हो गई, पी तरंगों की गति धीमी हो गई, इसलिए क्या कहते हैं, धीरे से मुड़ जाती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब कोर में आती है तो पी तरंगों की गति फिर अपने आप स्वतः बढ़ जाती है। तो ये कहानी थी 40 डिग्री मुड़ने का। और फिगर से क्या स्पष्ट हुआ आपको, फिगर से ये आशय स्पष्ट हुआ कि जो ये तरंग है, यस तरंग पृथ्वी के गर्भ को पार नहीं कर पाती है। इससे आशय यह निकला कि जो पृथ्वी का गर्भ है वो क्या है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। चूंकि पी तरंग तीनों अवस्थाएं में चलती हैं, इसलिए पी तरंग पृथ्वी के सारे कोर को, क्रस्ट को, मेंटल को पार कर जाती है। इसलिए पी तरंगे पार कर जा रही हैं, तो इससे आशय तो नहीं निकल पा रहा है सारा, लेकिन यस के मुड़ जाने से यह आशय निकल रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, कोर अवस्था में पदार्थ है, भारी मात्रा में तत्व है, जिसको निकिल और हमने क्या बोला, आयरन बोला, ठीक है। अब समझ में आ गया कि इसी से पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी है। इसी के माध्यम से आपको भूकंप की थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई। अब आगे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, और मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। पहले बेसिक्स को पढ़ाएंगे 12-15 क्लासों में, उसके बाद फिर मूल भूगोल पे आएंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आता है, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, नदियाँ, उसके बाद मैपिंग का क्षेत्र। तो आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए और PCS 2021 की क्लासों के लिए आप काफ़ी लाभान्वित साबित होते रहिए। धन्यवाद।